पलक नहीं झपकाई मैंने कहा माँ ये चुनाव मैं आपको लड़के दूंगी, आप आओ मत अमेठी, मैं अमेठी को संभालूंगी। और मैं आपको बताऊं मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मेरे पिताजी शहीद हुए तो मैं नाराज थी, दुखी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता। मेरे पिताजी एक बहुत नेक इंसान थे, दिल बहुत साफ था, ईमानदार थे और बहुत हिम्मत वाले थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई कभी कभी उनके चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ आ जाती थी। पहली बार जब मैं 20-25 दिनों के लिए यहाँ आई तो अपनी माताजी के साथ उनके प्रचार में आई और यहाँ तारपुर का जो गेस्ट हाउस था वहां पे हम लोग रहते थे। उस समय कुछ सारा साधन नहीं थे, प्रचार भी अलग तरह से होता था, गांव-गांव जाते थे, मैं माताजी के पीछे पीछे जाती थी। पिताजी चुनाव जीते, प्रधानमंत्री उस समय थे, अमेठी के लिए जितने काम कर पाए उन्होंने किए। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग खोले, सड़कें बनाई। उस समय इंडिया मार्क 1 होता था, हर जगह इंडिया मार्क 1 लगवाया। जहाँ रास्ता नहीं था रास्ता बनवाया, जहाँ सड़क थी खड़िंजा लगवाया, खड़िंजे पे पक्का किया। बार बार आते थे, अपनी जीप में बैठ के गांव-गांव जाते थे। कभी आप सबसे डांट खा लेते थे, कुछ मांग थी आपकी वो पूरी नहीं हुई थी, शायद एक सड़क या एक नलका, आप डांट भी लेते थे, प्यार से आपकी डांट सुनते थे। ये सब बातें मैंने देखी। कुछ समय बाद जब वो चुनाव, देश का जो चुनाव है वो हारे, यहां से तो जीते ही थे, तो उनके ऊपर काफी मतलब उनकी सुरक्षा की काफी ये संदेह था कि कोई कुछ करेगा उनको। उनकी माताजी की हत्या हो चुकी थी, हम सब ने बचपन में वो देखा था, वो क्षण देखा था। अब मैं 17-18 साल की थी, पिताजी के लिए प्रचार किया था। पिताजी जो बड़ा चुनाव है वो हार गए, लेकिन अमेठी से फिर भी जीते थे। सुरक्षा की बड़े सवाल थे। हफ्ते में 5 दिन व्रत रखती थी कि पिताजी सही सलामत घर आ जाए। एक बार तो मौन व्रत भी रखने लग गई। पिताजी ने कहा तुमने आज ये दिन क्यों, इतवार के दिन, तुमने कहा ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन कुछ घंटे मिलते हैं तुमसे बात करने के, बाकी समय में काम करता रहता हूँ। पिताजी ने हारने के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 गुना काम किया होगा जितना उन्होंने जीतने के समय किया। जनता के बीच जाते थे, सद्भावना यात्रा की, रात के 4:30 बजे तक, 3 बजे तक काम करते थे। मैं तब तक नहीं सोती थी जब तक उनकी चप्पल की आवाज मेरे कमरे के बाहर से गुजरती थी। मुझे सुनाई देता था कि पिताजी घर आ गए, तब नींद आती थी। घबराहट होती थी कि कोई कुछ कर ना दे। 2 साल बाद 1991 में एक फोन आया, किसी ने कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, पता करो। चुनाव प्रचार में गए थे, रात के शायद 10:30 या 11 बजे थे। मैं एकदम समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और अपनी माँ को बताने का क्यों आए यहाँ पे, मतलब मुझे अपनी माँ को बताना पड़ा कि जिस शख्स के लिए वो अपना देश छोड़कर हमारे देश आई थी, जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे, हमारी संस्कृति सीखी,
नए तरीके सीखे, इंदिरा जी से हमारी भारतीय सभ्यता सीखी, वो खत्म हो गए हैं। मैं उनके कमरे में गई और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा, जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी जैसे जब हंसती थी जब पिताजी होते थे। मैं बहुत नाराज थी, देश से नाराज थी। मैंने देश को अपनी अमानत भेजी, अपने पिताजी दिए और देश ने सुरक्षित नहीं रखे। मैं नाराज थी, दुखी थी। मैं सोचती थी कि मेरा दुख कोई समझ नहीं पाएगा। मेरे पिताजी वापस नहीं आए। टुकड़ों में खून से लथपथ एक झंडे में लपेटे हुए उनके शरीर के टुकड़े में घर लाई। मेरी टूटी हुई माँ सालों के लिए ठीक नहीं हुई। उन्होंने पहले ही इंदिरा जी की हत्या का सदमा देखा था, अब अपने पति को खो डाली। बहुत दिनों के लिए खाती नहीं थी, सिर्फ नींबू पानी पीती थी, 2-4 गिलास, मुश्किल से जबरदस्ती करके खिलाती थी। बाहर नहीं जाती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। 7 सालों के लिए घर के अंदर ही रही, ज्यादा बाहर गई नहीं। उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाई। 7 सालों बाद उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी संकट में है। उस समय ऐसा लग रहा था कि एक और बार चुनाव आ रहा है, भाजपा उभर सकती है। कांग्रेस पार्टी टूटने वाली थी। तमाम नेता आ रहे थे उनके पास कि राजनीति में आइए, राजनीति में आइए। उनकी बेटी थी, बहुत कष्ट देखा था उनका। मैंने मना किया, मैंने कहा राजनीति में मत आओ, ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, संभल जाएगी पार्टी, कोई संभाल लेगा, कोई नेता बन जाएगा। मां ने बात नहीं सुनी। मुझे कहा कि ये जो चित्र है तुम्हारे पिता का, जो मेरे कमरे में दीवार पे लटका है, इसको मैं नहीं देख पाऊंगी। अगर आज मैं मुंह मोड़ लूंगी, पार्टी के लिए आगे नहीं बढ़ूंगी, तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी। तो आगे आई तो ये स्पष्ट था कि पहला चुनाव उन्हें अमेठी से ही लड़ना था। ये पिताजी की कर्म भूमि थी। सच बताओ तो जब ये तय हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगी अमेठी से, तो एक शाम को उन्होंने मुझसे कहा, प्रियंका कैसे करूंगी, मैं तो कभी चुनाव लड़ी नहीं हूं। पलक नहीं झपकाई मैंने कहा, मां ये चुनाव मैं आपको लड़के दूंगी, आप आओ मत अमेठी, मैं अमेठी को संभालूंगी। और मैं आपको बताऊं मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मेरे पिताजी शहीद हुए तो मैं नाराज थी, दुखी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता। लेकिन फिर कुछ हुआ। उनके अंतिम संस्कारों के बाद
हम अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद आए, ट्रेन से आए। वो ट्रेन यहां अमेठी और रायबरेली से गुजरी। मैं बहुत दुखी थी, ट्रेन में बैठी थी, रात हो गई थी। ट्रेन यहाँ के स्टेशन पे रुकी। मुझे आज तक वो क्षण याद है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मैंने देखा कि ये तो बहुत लोग मेरी तरह रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। तो मुझे यह एहसास हुआ कि जो दुख मुझे महसूस हो रहा है वो तो यहाँ की जनता को भी महसूस हो रहा है। यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो सारे इंतजार कर रहे थे बीच रात में कि राजीव जी को एक अंतिम बार देखेंगे, उनकी अस्थियों को देखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उन सब के दिलों में वही दुख था जो मेरे दिल में था। आपने मेरे दुख के पल में आपने मेरा साथ दिया। मैं समझी कि मैं अकेली नहीं हूं इस दुनिया में, कि सिर्फ मुझे दुख नहीं हो रहा है, मेरे परिवार को दुख नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरी माँ टूटी नहीं है, मेरे भाई नहीं टूटे हैं, लेकिन अमेठी की जनता मेरे साथ रो रही है, क्योंकि उनका भी भाई, उनका बेटा चले गया। इसीलिए जब माँ ने कहा कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, तो बगैर हिचकिचाए मैंने कहा मैं लड़वाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि जब मैं यहाँ चुनाव लड़वाने आऊंगी तो मैं अपने परिवार के बीच आऊंगी। आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप में से बहुत चेहरे में पहचानती हूँ। बुग्गी जी बैठे हैं उस समय, लेकिन आप कांग्रेस में नहीं थे शायद। आ गए उसके बाद, वापस आ गए उसके बाद। बहुत चेहरे में पहचान रही हूँ। आपको याद है किन परिस्थितियों में हमने वो चुनाव लड़ा। मैं आई, आज मेरा बेटा 24 साल का है, उस समय मैं शायद 28 साल की थी। उसको देखती हूँ और कभी कभी यकीन नहीं आता कि उसी की लगभग उसी की उम्र में मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पहुंची। उस समय कैप्टन शर्मा सांसद थे। उन्होंने मुझे कहा, ये लो प्रियंका, मैं तुम्हें एक हीरा दे रहा हूं, और उनके साथ किशोरीलाल शर्मा खड़े थे। उन्होंने मुझे ये शब्द कहे, याद रखना ये आदमी वफादार रहेगा, और याद रखना जैसे ये काम करके दिखाएगा तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे। किशोरी भैया ने और मैंने किन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ा आप सब जानते हैं। मेरे ख्याल से जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। यहाँ कोई संगठन के नाम की चीज ही नहीं थी। बहुत साल हो गए थे पिताजी के समय से। लोग थे, कार्यकर्ता थे, जो उनसे जिनका लगाव था पिताजी के साथ, जिन्होंने काम किया था उनके साथ, लेकिन संगठन नहीं बना था। रात रात को हम संगठन बनाते थे, ब्लॉक की कमेटियां, ब्लॉक के अध्यक्ष चुनते थे, साथ में बैठकर सबसे पूछ के कि किसको अध्यक्ष बनना चाहिए, और दिन में हम दौरा करते थे, पूरा दिन काम करते थे, पूरी रात काम करते थे। उस समय मशीनें नहीं थी। ये बात होती थी कि कोई बक्से चुरा लेगा, वो सब इंतजाम करना था। बड़ा चुनाव था, सम्मान की बात थी, लेकिन हम पूरी जीत जान से लड़े। और आज भी जो हमारे साथ वो लड़ाई लड़े, जो यहाँ पे मेरे साथी बैठे हुए हैं, आपको याद होगा कि भीषण परिस्थितियों में लड़े, 3 लाख वोटों से जिता के लाए सोनिया जी को। रात रात तक काम किया, आंसू बहाए, कभी कभी हंसे, पीछे नहीं हटे काम करने से। एक सेना बनकर
एक साथ लड़े और तब से एक नया सिलसिला हमने कायम किया। सोनिया जी के समय में जब मैं अमेठी का देखभाल करती थी तो मैंने बहुत चीजें समझी जो बचपन में समझनी मुश्किल थी। उस समय गर्मियों में आग लग जाती थी गांव में, हम लोग जाते थे किट देने के लिए। मुझे याद है एक गांव में एक आदमी, एक किसान आया मेरे पास, यूं करके उसके हाथ, उसकी धोती में उसने कुछ बांधा हुआ था। जब मेरे पास आया उसने ऐसे मुट्ठी खोली, मुझे दिखाया, 500 रुपए के नोट थे, अध जले हुए, उसकी राख भी उसके हाथ में थे। उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, सब जल गया, सब खत्म हो गया। मैंने गरीबों का दर्द समझा, किसानों का दर्द समझा। मैंने अपनी बहनों को समझा जब मैं उनके बीच में घूमी और मैंने देखा कि किस तरह के संघर्ष कर रही हैं, किस तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मेरी प्यारी बहन यहाँ खड़ी है, तुम्हारी कहानी याद है मुझे। तुमने पढ़ाई नहीं की थी, 8वीं तक शायद पढ़ाई की थी। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारी बच्ची बड़ी होकर पढ़ाई कराओगी अपनी बच्ची को, लेकिन तुम्हारे ससुर जी नहीं माने। सही है, ससुर जी नहीं माने तो चुपचाप से, सुनिए, चुपचाप से घर पे फॉल सिलने का काम किया। और जब कोई देख नहीं रहा था तो जाके वो फॉल दुकान में ले जाती थी और वो उससे थोड़ी सी कमाई कर लेती थी, किसी को बताया नहीं। जब परिवार ने कहा कि बेटी को नहीं पढ़ा सकते, रो मत, बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दी है। जब परिवार वालों ने बोला कि नहीं, बच्ची को पढ़ाने नहीं देंगे, तब इन्होंने कहा मैं पैसे दूंगी, पढ़ाने दो। आज बच्ची क्या कर रही है? बीए पास है ना? देखो इनका संघर्ष क्या था। इधर आ जाओ, मंच पे आ जाओ। तुम्हारी जगह यहाँ है। मैंने सीखा कि मेरी बहनें कितना संघर्ष कर रही हैं। मैंने देखा कि कड़ी धूप में,